ऐसा है कि बीजेपी सबसे तो निपट रही है, लेकिन मायावती जी से क्यों नहीं निपट रही है? मायावती को लेकर बीजेपी खामोश है और मायावती भी बीजेपी को लेकर खामोश नहीं, है। बिल्कुल नहीं। जिन इश्यूज को बोलना है उनके लिए हम बोल रहे हैं। सपा कह रही है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, हम क्योंकि मायावती जी अब हम अखिलेश पे बोलती है, बीजेपी पे नहीं बोलती। पंजाब में अकाली दल पर हम नहीं बोले, हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर बोले। जो सामने होता है, उत्तराखंड में हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर नहीं बोले। हम गोवा में हमने आम आदमी पार्टी तो और आप मान रहे टीएमसी हैं कि मायावती की हैसियत नहीं है? नहीं, फाइट में अभी BSP हम की। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव है और समाजवादी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है। जो इसको हम फोकस करते हैं चुनाव में, हर स्टेट में वो अलग अलग होता है, लेकिन मायावती की अपनी ताकत है, क्योंकि और अपनी ताकत के साथ वो खड़ी हैं, क्योंकि और उनका जो वोट है, एक मिनट, उनका जो वोट है वो इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रेटेजी बदली है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो। भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई बयान आते हैं, कोई बॉलीवुड का एक्टर बोल देता है, कोई समाज सेवी बोल देता है, पार्टीज बोल देती हैं कि अक़लियतें डरी हुई हैं आपके राज के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो। ऐसा बार बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मूल मंत्र है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं, किसी की भी तुष्टीकरण नहीं होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सहयोग के साथ चलेंगे। जो इस तरीके की शब्दावली बोलते हैं कि कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डरा हुआ है या किस तरीके का, उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। एक क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक आपकी सरकारों पे एक ब्लेम लग रहा है, अब ब्लेम लग रहा है, या फिर बीजेपी तो इसको तमगा समझती है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये राम मंदिर बनाने पे भी इनका जोर है, इनका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे भी जोर है, और ये टीका लगाने में भी घबराते नहीं है। हालांकि 2014 के बाद तो 2019 के बाद तो हमने कई नेताओं को देखा टीका लगाते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो देखिए, मुझे लगता है कि यह इशू को डाइग्रेस करने का तरीका है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास। इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे इश्यूज क्या हैं आप बताइए? हमारी कौन सी स्कीम है जो गरीब आदमी को मदद नहीं कर रही है, जो महिला को मदद नहीं कर रही है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको एम्पावर नहीं कर रही है? जनधन योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बिल्कुल ये योजना है। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सबको ताकत दे रही कि नहीं दे रही है? अब मैं आपको एक एग्जांपल, इसमें से कुछ लोग अगर ये कोशिश करें कि इशू से डाइग्रेस करने की कोशिश करें। एक आंकलन ये है कि अगर हर राउंड में पिछली बारी से 10-10 सीटें कम करके आके तो बीजेपी का नंबर 230-40 के आसपास बढ़ता है। 300 प्लस जाने वाले हैं, 300 प्लस जाने वाले हैं, यानी आप 325 जो पहला था उसको। और ये जो लोग आकलन लगा रहे हैं जी, ये न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। मैं केमिस्ट्री जानता हूं, मैं केमिस्ट्री देख रहा हूं। लेकिन एक बारी बंगाल का भी चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी, हालांकि उन्होंने 3 से 77 तक पहुंचे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तब भी आप कॉन्फिडेंट थे। उत्तर प्रदेश में भी आप कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सवालिया निशान उस पर भी है? नहीं, देखिए, बंगाल में हम जितना तेज जा सकते थे हम गए। हमारे पास 3 साल की अवधि थी। संगठन खड़े होने में टाइम लगता है। बंगाल छोटी स्टेट नहीं है, बड़ी स्टेट है। उस स्टेट में अगर हम 3 से 77 जा सकते हैं तो दिस इज दी फास्ट विच वी कुड गो।
आगे की ओर बढ़ता हूं, महाराष्ट्र की ओर आता हूं। विपक्ष का बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, तो कोर्ट ने दी ना। जी कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है, मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली। आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक काउंटर पॉइंट, मतलब जो विरोधी दल, नहीं, एक काउंटर पॉइंट ये है कि शिवसेना और आपका जो पुराना सहयोगी शिवसेना है वो कहती है कि बीजेपी के मन में गुस्सा है क्योंकि वो सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, इसीलिए उन्होंने पहले अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? मना किसने किया है? नवाब मलिक को निकाल लो ना। तो ये भ्रष्टाचार फंसता कहाँ है आकर के? ये व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग ऑन भ्रष्टाचार? व्हाई आर यू सेइंग कि हमने अंदर किया? अब वो उनसे मैंने सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखिए डिस्ट्रेस सेल हो जाता है। कितने दिनों से अंदर है? काफी महीने हो गए। तो फिर जुडिशियल प्रोसेस है ना। नवाब मलिक के केस में मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, शिवसेना ने भी बोला कि डिस्ट्रेस सेल हो सकती है कोई, कि किसी को 40 लाख 4 करोड़ का प्लॉट 40 लाख रुपए। ठीक है ना, तो कोर्ट में जवाब देना ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब देशभक्तों के खिलाफ लड़ने वालों की गूंज सारे देश में पड़ेगी, सारे देश में ये गूंज जाएगी। अखिलेश अगर टेररिस्टों को बचाता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम गांव-गांव गली-गली पहुंचाएंगे। तो क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा रही है, चुनाव में हार रही है, इसलिए गिरफ्तार करवा रही है। क्यों घबराने का क्या सवाल है? करहल में तुम पूज्य पिताजी को ले जाते हो और हमसे बोलते हो कि हम घबराए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही ये अरेस्ट हुआ, शरद राव पवार को ममता बनर्जी ने कॉल किया और बोला कि विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि हम देशभक्त हैं, इसलिए हमें सबसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किस किस से लड़ेंगे? आप ममता बनर्जी से भी लड़ेंगे, शरद राव पवार से भी लड़ेंगे, अखिलेश यादव से भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी लड़ेंगे, राहुल गांधी से भी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी से भी लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती से भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं, और टीआरएस भी अब तो एक्टिव हो गई है, चंद्रशेखर राव भी एक्टिव हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप इकट्ठे होइए ना। हर चुनाव में अमीश जी, चुनाव के पहले ये भारत भ्रमण पर निकलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हर चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से ये भारत भ्रमण करते हैं। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है। लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना कि ये रीजनल पार्टीज और ये परिवार की पार्टियां देश के लिए कितनी घातक होती